Hello students, this is Dr. Aftab Ansari and welcome all of you in the new video lecture of microbiology of Gonod College of Paramedical Sciences and Nursing. Today's video lecture topic is Escherichia coli and bacterium. So let us the topic. This is the Enterobacteriaceae. This is the family of this Escherichia coli, and these are the characteristics of this family. Normally, this bacteria commensal of human and animal harbor in the large intestine. मीन्स कि जो ये बैक्टीरिया है ये कमेंसल होता है ऑफ ह्यूमंस. मीन्स कि ये ह्यूमन की बॉडी में मोस्टली ये पाया जाता है एंड एनिमल्स में और एनिमल्स में भी पाया जाता है एंड हार्बर इन लार्ज इंटेस्टाइन, और ये हमारे या एनिमल्स के बड़ी इंटेस्टाइन में पाया जाता है. हैंस टर्म्ड इट्स फैमिली एंटीरोबैक्टीरियसी. इसीलिए इसको एंटीरोबैक्टीरियसी बोलते हैं. इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बॉडी के अंदर पाया जाता है, या कह सकते हैं कि ये बड़े आंत में पाया जाता है, या कह सकते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है. एंड मेंबर ऑफ दिस फैमिली आर ग्राम नेगेटिव. और इस फैमिली के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो ग्राम नेगेटिव होते हैं. और इसी फैमिली की बात करते हैं एंटीरोबैक्टीरियसी. इसी का एक इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया है जिसको हम बोलते हैं एस्चेरिचिया कोलाई. इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ द फैमिली, कॉजेज डिफरेंट ह्यूमन डिजीज, क्योंकि बहुत सारे ह्यूमन डिजीज को कॉज करता है ये. और इसमें सबसे पहले थोड़ा सा हम इसके एस्चेरिचिया कोलाई के बारे में जान लेते हैं. एस्चेरिचिया नेम्ड after the discovery of this bacteria by the Escherichia who discovered it in 1885. एस्चेरिच ने इसकी खोज करी थी और इसीलिए इसका नाम रखा गया है एस्चेरिचिया कोलाई. और ये लैक्टोज फर्मेंटर्स होते हैं एस्चेरिचिया कोलाई. दूसरा है इसके मार्फोलॉजी की बात करते हैं तो ग्राम नेगेटिव है. ये ग्राम नेगेटिव आप जानते ही हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं. तो दिस एस्चेरिचिया कोलाई इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. सिलेंडर शेप्ड होते हैं, कुछ पतले होते हैं, बैसिलस होते हैं, मेजरिंग अबाउट 1 to 3 into 0.4 to 0.7 म्यूएम. इनकी ये जो है ये इसकी लेंथ है और इसकी विड्थ है, इतना होता है. आकर सिंगली मोस्टली ये अकेले सिंगल पाया जाता है, सिंगल सेल्स पाए जाते हैं, और इन पेयर्स, और कभी कभी ये पेयर्स में पाए जाते हैं. एंड पेरीट्राइकस फ्लैजेलेटेड. और इनके बॉडी पर जो फ्लैजेलेशन होता है मीन्स की द अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला इज कॉल्ड एज द फ्लैजेलेशन. तो जो उसका फ्लैजेलेशन होता है वो हमने आपको बहुत पहले बताया था कि जो बैक्टीरिया के बॉडी के ऊपर जो फ्लैजेला होता है ये एट्राइकस है, मोनोट्राइकस है, पेरीट्राइकस है, सिफेलोट्राइकस है. उसी में से एक उसका टाइप है पेरीट्राइकस. तो इसकी जो फ्लैजेला होती है पेरीट्राइकस होती है. एंड सम टाइम नॉन मोटाइल, और कभी कभी ये नॉन मोटाइल होता है. अगर फ्लैजेला है तो इसका मतलब वो मूवेबल है, मीन्स मोटाइल है. दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला. अगर फ्लैजेला नहीं होगा तो नॉन मोटाइल होगा. एंड नॉन स्पोरिंग, और इसमें स्पोर का भी फॉर्मेशन नहीं होता है. फिर इसकी जो नेक्स्ट टॉपिक होती है वो कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स हम जान लेते हैं एस्चेरिचिया कोलाई की. दिस बैक्टीरिया इज एरोबिक. कैसा होता है? एरोबिक होता है, बट फैकल्टेटिव एनारोब्स. ये तो मोस्टली तो है एरोबिक, मगर अगर एरोबिक है उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है इसके प्रॉपर डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए. लेकिन हो सकता है अगर ऑक्सीजन की कमी भी होगी तो ये फैकल्टेटिव एनारोब भी है. ये ऑक्सीजन की कमी में भी या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी दे कैन ग्रो ईजिली. इट रिक्वायर्स ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 सेंटीग्रेड एंड अबाउट 7.2 to 7.6 ऑफ pH. इसके लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री है और इसका टेम्परेचर 7 से लेकर के 7.6 तक होता है इसका pH फॉर इट्स ग्रोथ. एंड ग्रो ऑन ऑर्डिनरी मीडिया. ये एक जो कल्चर मीडिया है, एक ऑर्डिनरी कल्चर मीडिया में ये ग्रो कर सकता है. कॉलोनीज आर थिक स्मूथ ग्रे. और इसकी जो कॉलोनी डेवलप करती है कल्चर मीडिया में ये थिक होती है, स्मूथ होती है, कुछ ग्रे वाइट कलर की होती है. ये ऑन ब्लड अगार, ये ब्लड अगार की हम बात कर रहे हैं, उस पर कुछ ऐसी कॉलोनी होती है स्मूथ ग्रे वाइट इन कलर. ऑन ब्लड अगार एग्जिबिट हीमोलिटिक कॉलोनीज. और अगर हम ब्लड अगार की बात करते हैं, अगर उस पर इसको ग्रो कराते हैं तो हीमोलिटिक कॉलोनीज डेवलप करता है. हीमोलिटिक का मतलब होता है जहाँ पे आरबीसी होगा उसको ये खा के ख़त्म कर देता है या डिस्ट्रॉय कर देता है, इसलिए इसको बोलते हैं हीमोलिटिक कॉलोनीज. फिर जो दूसरी बात आती है इसकी एंटीजेनिक कैरेक्टर्स की बात करते हैं, एंटीजेनिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ द एंटीजन ही प्रोड्यूसेस. मीन्स कि दिस बैक्टीरिया व्हाट काइंड ऑफ द एंटीजन और टॉक्सिन्स आर प्रोड्यूसेस बाय दिस बैक्टीरिया.
ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन एंड अपेरेंस। ये जो जीनस है हमारा एस्चेरिचिया कोलाई, एस्चेरिचिया कह लें, ये एंटीजन को प्रोड्यूस करने पर और वो दिखता कैसे है और उसका जो मॉर्फ है या उसकी जो अपेरेंस है, इसके अकॉर्डिंग हम इसको ए, बी और सी में डिवाइड कर सकते हैं। एक है ओ एक है ओ जिसको हम बोलते हैं सोमैटिक एंटीजन कहलाता है ये और सेल वॉल एंटीजन, इसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल एंटीजन। एक होता है वो जो कि ओ सोमैटिक एंटीजन है, इसको हम क्या, ये सेल वॉल एंटीजन भी कहलाता है। एक के है जिसको हम कैप्सुलर एंटीजन बोलते हैं, स्पेसिफिक एंटीजन है फाउंड इन द कैप्सूल ऑफ द पॉली फाउंडिंग कैप्सूल। ये जो कैप्सुलर एंटीजन होता है इसको हम के से डिनोट करते हैं। ये एक स्पेसिफिक एंटीजन होता है फाउंड इन द कैप्सूल, जो कि हमने आपको बताया था कि जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल के बाहर एक कैप्सूल का एक फॉर्म स्ट्रक्चर होता है, उसी स्ट्रक्चर में वो पाया जाता है। इसको हम के कैप्सुलर एंटीजन बोलते हैं और ये मोस्टली पॉलीसैकेराइड टाइप का होता है। और फिर एक एच फ्लैजेलर एंटीजन होता है, फ्लैजेलर एंटीजन, एंटीजन एसोसिएटेड विद फ्लैजेला, ऐसा कोई एंटीजन जो कि इसके फ्लैजेला से रिलेटेड होता है। और फ्लैजेलर प्रोटीन, या कह सकते हैं कि फ्लैजेलर प्रोटीन से कुछ ये उसका कांटेक्ट होता है या उससे कुछ एसोसिएटेड होता है, एच एंटीजन जिसको हम कहते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है के एंटीजन। जो यहाँ पर के एंटीजन है गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट द फैगोसाइटोसिस। ये एंटीजन के जो होता है इसको फैगोसाइटोसिस होने से बचाता है। वाइल ओ एंटीजन इज लाइपोपॉलीसैकेराइड, और जबकि जो ओ एंटीजन होता है वो लाइपोपॉलीसैकेराइड होता है, कंटेन्स एक्सोटॉक्सिन। ये इसमें एक्सोटॉक्सिन होता है, एक्सोटॉक्सिन एक्टिविटी होती है इसकी। आल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम द फैगोसाइटोसिस, और ये भी जो ओ एंटीजन है ये भी फैगोसाइटोसिस होने से रोकता है, मीन्स कि जो एस्चेरिचिया कोलाई है उसका फैगोसाइटोसिस नहीं हो पाता है इसकी वजह से। एंड बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट भी है इसका, और इसका जो है बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट भी होता है इस ओ एंटीजन का। फिर यहाँ पर है एच एंटीजन कंसर्न विद द फ्लैजेला, और जो हमारा एच एंटीजन है वो उसके फ्लैजेला से रिलेटेड होता है या उससे कंसर्न होता है। नोट, कुछ यहाँ पर नोट है, देख लेते हैं। ओ एंड के आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सरफेस एंटीजन, ये दोनों सरफेस मतलब उसके बॉडी के सरफेस पे पाया जाता है एस्चेरिचिया कोलाई के। आल्सो पजेस फिम्ब्री, और यहाँ पर जो ये बैक्टीरिया है एस्चेरिचिया कोलाई, इस पर कुछ फिम्ब्री मतलब कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं एसोसिएटेड विद द पैथोजेनेसिस, और ये भी कुछ डिजीज कॉज करने में हेल्पफुल होता है। असिस्ट इन डायरिया, जो कि डायरिया को डेवलप करने में ये हेल्प करता है। एंड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में कभी पूछा भी जा चुका है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और डायरिया दोनों के लिए ये जो है जो फिम्ब्री पाई जाती है इसके बॉडी के ऊपर, वो इस दोनों डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, डायरिया के लिए भी और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए भी। टॉक्सिन की बात करते हैं यहाँ पे, तो एस्चेरिचिया कोलाई प्रोड्यूसेस टू टॉक्सिन्स, एक हीमोलिसिस एंड एंटीरोटॉक्सिन। एक हीमोलिसिस है और दूसरा है एंटीरोटॉक्सिन होता है। हीमोलिसिस इज नॉट कंसर्न विद द डिजीज, जो हीमोलिसिस है वो डिजीज से कंसर्न नहीं होता है, प्रोडक्शन डिजीज प्रोडक्शन में हेल्पफुल नहीं है वो। वाइल एंटीरोटॉक्सिन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायरिया, जबकि जो एंटीरोटॉक्सिन है वो डायरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर यहाँ पे पैथोजेनेसिटी, कैसे ये डिजीज कॉज करता है, इस चीज़ को हम पढ़ते हैं यहाँ पे पैथोजेनेसिटी में। तो एस्चेरिचिया कोलाई प्रोड्यूसेस यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, डायरिया, सेप्टिसीमिया, ETC, इतने टाइप्स के डिजीज़ का ये फॉर्म करता है ये इन्फेक्शन। इसके इन्फेक्शन होने पर UTI, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, और डायरिया भी कॉज करता है। सेप्टिसीमिया टाइप, सेप्टिसीमिया का मतलब जब हमारे ब्लड में बैक्टीरिया डिजॉल्व हो जाता है, पहुंच जाता है, उसको सेप्टिसीमिया बोलते हैं। तो ये 3 तरीके के डिजीज़ का प्रोडक्शन करता है, ये 3 तरीके के डिजीज़ को प्रोड्यूस करता है। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट काफ़ी है आपका UTI, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये आपके एग्ज़ाम में पहले भी पूछा जा चुका है। UTI और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। एज जनरल, दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज एसोसिएटेड विद इन्वेटिंग विद लोअर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। मैंने बताया था पहले ही आपको कि ये जो बैक्टीरिया एस्चेरिचिया कोलाई है ये लोअर इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में वहाँ पे रहता है ह्यूमन बींग्स में, बट आल्सो कॉजेज मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। लेकिन इसके साथ साथ ये इंटेस्टाइन के अलावा ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, या जिसको हम UTI भी कह सकते हैं, ये भी कॉज करता है। दिस इन्फेक्शन में अकर्ड नोसोकॉमियल
ड्यूरिंग सैंपल कलेक्शन। और ये जो यूटीआई इन्फेक्शन हो सकता है ये नोसोकॉमियल इन्फेक्शन हो सकता है। कब हो सकता है? सैंपल ड्यूरिंग द सैंपल कलेक्शन एंड अदर्स। और कुछ दूसरे जब हम नोसोकॉमियल कॉज की वजह से ये इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। इन प्रेग्नेंट वुमेन इट मे कॉज डेथ ऑफ द फीटस। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है और यहाँ पे और इसमें प्रेग्नेंट वुमेन में जो है ये वुमेन इट कॉज डेथ ऑफ द फीटस। और ये डेवलपिंग चाइल्ड विच इनसाइड द यूटेरस में कॉज द डेथ आफ्टर द इन्फेक्शन ऑफ द एस्चेरिचिया कोलाई इन यूटीआई। अगर यूटीआई में इन्फेक्शन कर देता है तो डेवलपिंग चाइल्ड को ये डेथ कॉज कर सकता है, मीन्स की प्रेग्नेंट वुमेन में। दूसरा हमने आपको बताया था कि इस पर डायरिया कॉज करता है ये। तो डायरिया में देख लेते हैं क्या होता है। एस्चेरिचिया कॉजेज 5 टाइप्स ऑफ द डायरिया इन द मैन। ह्यूमन में ये 5 प्रकार के डायरिया का कॉज करता है ये। एंटीरोपैथोजेनिक एस्चेरिचिया कोलाई, जिसको ईपैक भी बोलते हैं। दिस ग्रुप कॉजेज डायरिया मेनली इनटू द इन्फेंट एंड चिल्ड्रन। छोटे बच्चों में और कुछ बड़े बच्चों में ये डिजीज कॉज करता है। कौन सा डिजीज कॉज करता है? डायरिया कॉज करता है। इसको हम बोलते हैं एंटीरोपैथोजेनिक एस्चेरिचिया कोलाई। फिर है एंटीरोटॉक्सिजेनिक एस्चेरिचिया कोलाई। दिस ग्रुप कॉजेज डिजीज ड्यू टू एंटीरोटॉक्सिन, समटाइम कॉल्ड द ट्रेवलर्स डायरिया। इसको कभी कभी हम क्या बोलते हैं? ट्रेवलर्स डायरिया भी बोलते हैं। फिर यहाँ पर सी की बात करते हैं तो एंटीरो एस्चेरिचिया कोलाई है ये। द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप, इस ग्रुप का जो एस्चेरिचिया कोलाई है प्रोड्यूसेस वेरोसाइटोटॉक्सिन कॉजेज ब्लड डायरिया। ये ब्लड डायरिया कॉज करता है। इन सीवियर टेंट्स हीमोराजिक कोलाइटिस। हीमोराजिक कोलाइटिस कॉज करता है। ये कुछ फीसेस के साथ में कुछ ब्लड भी निकलने लगता है और इसको हम बोलते हैं हीमोराजिक कोलाइटिस कहलाता है ये। मीन्स की डायरिया है, डायरिया का एक टाइप है ये। और हम फिर चलते हैं इसके दूसरे टाइप की जो डायरिया है उसमें चलते हैं। तो एक है एंटीरो इन्वेसिव एस्चेरिचिया कोलाई। दिस ग्रुप प्रोड्यूसेस नो टॉक्सिन। ये टॉक्सिन तो प्रोड्यूस नहीं करता बट सीवियरली डैमेजेस द इंटेस्टाइनल वॉल। लेकिन इंटेस्टाइनल वॉल को ये गंभीर रूप से डैमेज करता है थ्रू मैकेनिकल सेल डिस्ट्रक्शन। ये मैकेनिकल सेल डिस्ट्रक्शन के तहत ये इंटेस्टाइन की वॉल को डिस्ट्रक्ट करता है। एंड फीवर मिल्ड फॉर्म ऑफ द डायरिया, और फीवर भी कॉज करता है। और क्या करता है? एक मिल्ड फॉर्म ऑफ डायरिया, एक हल्की फुल्की डायरिया का ये डिजीज कॉज करता है, बहुत ज़्यादा नहीं, मगर ये इंटेस्टाइनल वॉल को डिस्ट्रक्ट करता है और अल्सर भी कॉज कर सकता है इससे। फिर है एंटीरो एग्रीगेटिव एस्चेरिचिया कोलाई। इसमें क्या होता है? दिस ग्रुप रिलेटेड विद द परसिस्टेंट एरहेस। एक इकट्ठा हो जाता है बहुत ज़्यादा इन द होस्ट, ये होस्ट बॉडी में इकट्ठा हो जाता है, कॉजेज हीमोराजिक कोलाइटिस। और हीमोराजिक कोलाइटिस भी डिजीज कॉज करता है। हीमोराजिक कोलाइटिस का मतलब होता है कोलाइटिस के साथ में ब्लड का भी फीसेस के साथ ब्लड भी निकलने लगता है और इसको हम बोलते हैं हीमोराजिक कोलाइटिस कहलाता है ये। एक डिजीज़ और है, इसको मैंने बताया था आपको। एक तो डायरिया की बात हो गई और एक हो गया यूटीआई की बात हो गई और एक आपका सेप्टिसीमिया है। सेप्टिसीमिया में क्या डिजीज कॉज करता है? इन्वेजन ऑफ एस्चेरिचिया कोलाई। जब ब्लड में एस्चेरिचिया कोलाई पहुंच जाता है, स्ट्रीम लीड्स टू फेटल कंडीशन। सेप्टिक शॉक, दैट इज ऑर्गन फेलियर, जो कि सेप्टिक शॉक डिजीज कॉज कर सकता है। इसको हम कहते हैं ऑर्गन फेलियर। जब ये एस्चेरिचिया कोलाई बॉडी के अंदर ब्लड में पहुंच जाता है तो ये फेटल कंडीशन कॉज करता है, जिसको हम सेप्टिक शॉक भी कह सकते हैं। फेटल का मतलब कि ये काफ़ी ये जानलेवा कह सकते हैं, हो सकता है। सेप्टिक शॉक डिजीज दैट इज द ऑर्गन फेलियर। ये ऑर्गन फेलियर कॉज कर सकता है। और डेंजरस ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर में भी कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है। एंड सिस्टमिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम। और क्या कर सकता है? एक सिस्टमिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम, स्टेट ऑफ अफेक्टिंग होल बॉडी बाय बॉडीज रिस्पॉन्स। बॉडी के अंदर जो एक अपना सेलुलर इम्यून सिस्टम होता है उससे पूरे बॉडी में इन्फेक्शन भी कॉज कर सकता है, जिसको हम कह सकते हैं क्या? सिस्टमिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम कहलाता है ये। और इसका टोटल मतलब क्या? स्टेट ऑफ अफेक्टिंग, वो अवस्था होल बॉडी बाय बॉडीज रिस्पॉन्स। बॉडी का क्या रिस्पॉन्स होता है उसके पूरे बॉडी में वो इन्फेक्शन डेवलप कर देता है वो। इसको हम इन्फ्लामेशन भी बोलते हैं।
फिर नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, इसमें लैब डायग्नोसिस की बात है। तो लैब डायग्नोसिस में क्या होता है, सबसे पहले हमको मालूम है कि एज वी नो दैट इट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप इज द लैब सैंपल कलेक्शन। सैंपल कलेक्शन इज द कलेक्शन ऑफ द सैंपल फ्रॉम द डिजीज्ड पर्सन. So in the sample collection, early morning midstream urine for UTI infection. If the person is infected by the UTI, then early morning midstream urine is a good sample for the detection of the Escherichia coli. Next is the feces are also collected in the case of the diarrhea. If the patient is suffering from diarrhea, then the feces also collected as a sample. पस ब्लड आल्सो मेक ए गुड सैंपल. पस भी ले सकते हैं, ब्लड भी ले सकते हैं, ये भी एक आपका गुड सैंपल होता है इसको डिटेक्ट करने में. और फिर दूसरी बात हम करते हैं यहाँ पे कि अगर हमको लैब डायग्नोस करना है तो सैंपल कलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, उसकी माइक्रोस्कोपी कर सकते हैं. माइक्रोस्कोपी भी कर सकते हैं, उससे भी हम जान सकते हैं. दिस इज ए टाइप ऑफ द डिटेक्शन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच इज प्रेजेंट इन साइड द कलेक्टेड सैंपल. एंड आल्सो कल्चर भी आपका एक तरीका है उसको पता लगाने का, उसको डिटेक्ट करने का कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कि नहीं है. तो सबसे पहले हम माइक्रोस्कोपी के बारे में जान लेते हैं. द सैंपल स्मेयर, जो सैंपल हो उसका छोटा सा टुकड़ा लेकर के प्लेस्ड ओवर द क्लीन ग्लास, एक कह सकते हैं कि एक स्लाइड पे या ग्लास पे उसको हम रखते हैं. एंड स्टेनिंग टू इवेलुएट द ग्राम नेगेटिव, और उसको स्टेन कराते हैं कि ग्राम पॉजिटिव है कि ग्राम नेगेटिव है. एंड कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस अंडर द माइक्रोस्कोप, और जब उसको हम ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर से उसको स्टेन करा लेते हैं तो उसको माइक्रोस्कोप में लगा के देखते हैं. और माइक्रोस्कोप में उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसा वो दिखता होगा वो आप जान जाएंगे, क्योंकि आपको पहले से मालूम होगा कि हाँ ये बैक्टीरिया ऐसा होता है. तो माइक्रोस्कोप में लगा करके उसके मार्फोलॉजी को और उसकी ग्राम स्टेनिंग को आप अच्छे से जान सकते हैं, जिससे ये डिटेक्शन हो जाएगा कि ये एस्चेरिचिया कोलाई है या नहीं है. Next is the culture. Culture is also a kind of the technique used in the detection of the microbe which is present inside the sample which have been collected. In culture, in the case of UTI infection, अगर UTI infection है, McConkey and Chlamydia are used for the culture. अगर infection UTI है तो हम McConkey या कह सकते हैं Chlamydia, ये भी a type of the culture media are used for the culture. इसके कल्चर के लिए हम यूज़ कर लेते हैं. एंड आफ्टर 24 ऑफ इंक्यूबेशन, और उसको इंक्यूबेशन करने के बाद हम लगभग 24 घंटे के लिए रख देते हैं. और उसके बाद हम जब उसको देखते हैं तो उस कल्चर मीडियम में कैरेक्टरिस्टिक ग्रोथ वहाँ पर पैटर्न दिख जाता है. वहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ग्रोथ पैटर्न इज ऑब्जर्व. वहाँ से हम आसानी से जान सकते हैं कि वो किस बैक्टीरिया का ग्रोथ वहाँ पर हो गया, क्योंकि उसका अपना एक कैरेक्टरिस्टिक ग्रोथ होता है. सारे बैक्टीरिया का अपना ग्रोथ करने का एक अलग अलग तरीका होता है. तो एस्चेरिचिया कोलाई का भी अपना तरीका होता है, उसको हम देख सकते हैं और जान सकते हैं कि हाँ वो बैक्टीरिया है कि नहीं है. तीसरा जो तरीका आपके पास है इसको डिटेक्ट करने का, लैब डायग्नोस करने का, वो है बायोकेमिकल. तो बायोकेमिकल टेस्ट में क्या करते हैं, यहाँ पे ग्रीस नाइट्रेट टेस्ट, एक ग्रीस नाइट्रेट टेस्ट होता है. इसमें नॉर्मल यूरिन डू नॉट कंटेन नाइट्रेट. नॉर्मली जो यूरिन है उसमें नाइट्रेट नहीं होता है. सो द टेस्ट कंडक्ट टू द डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट. तो नाइट्रेट अगर प्रेजेंट होगा तो उसी, अगर मोस्टली तो नहीं होता है, अगर प्रेजेंट होगा तो वो दिखेगा आपको टेस्ट करने में. तो इसमें करते क्या है कि हमारा एक ग्रीस नाइट्रेट टेस्ट है, उसी में इसकी प्रोसेस है ये. इन सैंपल विच इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया. अगर उसमें नाइट्रेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो इसका मतलब है, अगर उसमें नाइट्रेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे नाइट्रेट प्रेजेंट है. तो इसका मतलब है कि बायोकेमिकल टेस्ट में वो एस्चेरिचिया कोलाई पॉजिटिव है, मीन्स उसके अंदर मौजूद है. और फिर हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास फिर ट्रीटमेंट की बात आती है. तो ट्रीटमेंट में देखते हैं यहाँ पे फॉलोइंग ड्रग्स आर इन प्रैक्टिसेस. तो नाइट्रो फ्यूरेंटोइन और ट्राइमेथोपैरिम और क्लेवोलैनिक एसिड, ये 3 दवाइयाँ हैं जो कि खासकर एस्चेरिचिया कोलाई के ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है. तो यहाँ पे हमने आपको बता दिया है कि बायोकेमिकल टेस्ट क्या है, ट्रीटमेंट क्या है. ट्रीटमेंट हम ऐसे ले सकते हैं. बायोकेमिकल टेस्ट में बताया कि अगर वहाँ पर नाइट्रेट प्रेजेंट है, तो नाइट्रेट अगर प्रेजेंट है तो नाइट्रेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया वहाँ पे प्रेजेंट है, इसका मतलब कि एस्चेरिचिया कोलाई प्रेजेंट है. नॉर्मल जो हम बात करते हैं बायोकेमिकल टेस्ट में नाइट्रेट नहीं होता है, और
अगर है तो इसका मतलब नाइट्रेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया एस्चेरिचिया कोलाई इसमें प्रेजेंट है। तो ये बायोकेमिकल टेस्ट भी हम कर सकते हैं जिससे हम जान सकते हैं कि हमारे सैंपल में एस्चेरिचिया कोलाई है कि नहीं है। एक कल्चर टेक्निक है, कल्चर करके हम जान सकते हैं। माइक्रोस्कोप लगा के दे सकते हैं। सैंपल कहाँ से कलेक्ट करेंगे भी हमने जाना। लैब डायग्नोसिस की ये पूरी प्रोसेस थी। और इसके पहले हम लोगों ने जाना कि कितने टाइप्स की ये डिजीज़ कॉज करता है, तो सेप्टिसीमिया और ये सब डायरिया के टाइप्स होते हैं। अलग अलग ग्रुप है एस्चेरिचिया कोलाई के, अलग अलग टाइप की डायरिया कॉज करती है। तो ये डायरिया के सारे ये टाइप्स होंगे, हमने आपको पहले बताया। आपको ये सब डायरिया के टाइप्स हैं। तो ये डायरिया हो गया और सेप्टिसीमिया हो गया, और एक हमने आपको बताया था कि कॉज करता है क्या, यूटीआई या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन डिजीज़ कॉज करता है। तो ये पैथोजेनिसिटी हो गई, इतने टाइप्स के डिजीज़ कॉज करना। और हमने आपको बताया था कि ये इसमें फिर एंटीजेनिक स्ट्रक्चर क्या क्या है, तो ओ है, के है, एच है, ये सब इसके एंटीजेनिक स्ट्रक्चर हैं। कौन क्या कॉज करता है मैंने आपको ऊपर बता दिया है। और फिर कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपने जाना कि किस कल्चर मीडियम में इसको हम ग्रो करा सकते हैं, डेवलप करा सकते हैं। और इसके पहले हमने बताया था मार्फोलॉजी इसकी कैसी होती है, तो मार्फोलॉजी मैंने बताया कि कैसा दिखता है, किस तरह होता है ये, है ना। और कुछ एंटीरोबैक्टीरियसी के बारे में बताया मैंने आपको इंट्रोडक्शन में कि एंटीरोबैक्टीरियसी इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि ये हमारे बॉडी के अंदर, या कह सकते हैं कि ये लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। हैंस द फैमिली इज कॉल्ड एज द एंटीरोबैक्टीरियसी। और इस फैमिली का सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो एस्चेरिचिया कोलाई है। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। और मैं सब और आपसे और स्टूडेंट, आप इस सारे जो है नोट्स को अपने अच्छे से समझ के और इसको अपने नोट में आप राइट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यूटीआई इन्फेक्शन करके कभी कभी आपके एग्ज़ाम में पूछता है। कोई प्रॉब्लम अगर आपको होती है तो आप अपने क्लास कोऑर्डिनेटर से या आप हमको कांटेक्ट करके किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आप हमसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा और इसको हम PDF भी हम आपको भेज देंगे। कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमको कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।